नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो साइंस इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रही थी उसमें अब तक 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 11 है। पार्ट 11 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपन कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री के अब तक यहाँ पर 241 टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें से 123 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले बाकी वाले पार्ट में अपन ने सारे बायोलॉजी के 450 क्वेश्चंस देखे हैं। इस प्रकार टोटल 1000 क्वेश्चंस में अब फिजिक्स के क्वेश्चंस रहे हैं, प्लस यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं केमिस्ट्री के। यहाँ पर लेवल वाइज आपको स्मार्ट बुक में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक और एच चंद पब्लिकेशन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस की स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है, जिसमें साइंस के अलावा पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, इनके सवाल जो 4000 इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। ये बुक नहीं, एक स्मार्ट बुक है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो स्मार्ट बुक क्यों आपको पता चल गया है। ये आप फिजिकल बुक भी बाई कर सकते हो, जो आपको अमेजन से मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। इसमें एक स्मार्ट आंसर की है, प्रत्येक सवाल का टीटीए दे रखा है, और सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पर वीडियो में देखने वाले हैं किस प्रकार यहाँ पर स्मार्ट आंसर की है, टीटीए वगैरह दिए गए हैं। तो पार्ट 11 में जो केमिस्ट्री के सवाल अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, सवाल नंबर 127 के साथ करेंगे। ये सभी सवाल देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो मॉक टेस्ट जरूर लगेगी। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। एग्जाम से पहले ही पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है और आप कौन से सेक्शन में वीक है। टाइम रहते उसको बेहतर कर सकते हो, और कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट प्रैक्टिस से ही हो पाते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर एपिक, पास डे, चेल और इस सेल के तहत आपको यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है सभी टेक्स्ट बुक प्रोडक्ट की। यानी जो आपके मॉक टेस्ट की वैलिडिटी 1 ईयर की थी, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी अनलिमिटेड मिलती थी, अभी यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 6 माह फ्री वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। टीटीसी के कूपन कोड जरूर यूज़ करना एक्स्ट्रा, जो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलता है। इसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस जितने भी एग्जाम हैं उनके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और एक ही पास में आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अभी 18 मंथ की वैलिडिटी में लगा सकते हो। अभी एनटीपीसी 2 के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नए मॉक टेस्ट भी 102 मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर 127वां, लिटमस डाई को निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से निष्कर्षित किया जाता है। जो लिटमस परीक्षण होता है, जिसमें जो लिटमस पेपर के माध्यम से अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है उसको जांचा जाता है। तो जैसे कि मैं बात करूं, जो नीला लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर है, वो अम्लीय विलयन के तहत क्या है, लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर है वो क्षारीय विलयन के तहत नीला हो जाता है। तो ये लिटमस डाई जो बनी होती है वो लाइकेन की बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइकेन की। विकल्प बी करेक्ट है। तो सवाल नंबर 127 का आपको टीटी यहाँ पर देख रहे हो 11 सेकेंड टाइम टू आंसर। यानी इस सवाल का आंसर जो लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, उन्होंने एवरेज कैंडिडेट या फिर जिन्होंने सारे सवाल हल किए हैं, और जो कैंडिडेट हैं टॉपर वाला, 11 सेकंड में आंसर आपको भी करना होगा। स्पेशल ये जो स्मार्ट बुक है, मैथ वगैरह की भी टेक्स्ट बुक की तरफ से लॉन्च की गई है, उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टीटीए। बाकी स्मार्ट आंसर की हैं जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं उन्हीं का डाटा है। जैसे कि 96% कैंडिडेट ने इस सवाल का आंसर क्या है, करेक्ट किया है। 3% ने इसको छोड़ दिया, बाकी ने रॉन्ग किया होगा 1% ने। तो आपकी क्या स्थिति, यहाँ से आपकी औकात लग जाती है पता कि आप किस और को छोड़ा है या फिर अटेम्प्ट सही किया है। निम्नलिखित में से किसने ऑक्टेव के नियम दिए? अब ऑक्टेव का नियम सभी को पता होगा, किसने दिया है? न्यूलैंड्स ने दिए हैं। न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिए हैं, ऑक्टेव नियम दिए हैं, वो कब दिए हैं? 1865 में दिए हैं। उन्होंने क्या बताया, ऑक्टेव नियम क्या कहता है, अगर रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करें तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व है ना, वो 7 तत्वों के अंतराल के बाद आपको उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। नहीं, 1 से लेकर 8 तत्व हैं, तो 7 के अंतराल के बाद पहला और 8वां तत्व है रासायनिक और भौतिक गुण में समान दिखाई देने वाला है। ये न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, जो कि 1865 में। अगला सवाल है, इनमें से किसे स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? कौन सा एलिमेंट है स्ट्रेंजर गैस है? तो ये जेनॉन वाला एलिमेंट है, जो XC परमाणु क्रमांक 54, Z बराबर 54, इसे स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि इसका जो नाम है ना वो ग्रीक शब्द, जो XC का मतलब है जेनोस। अब ये लैटिन ग्रीक शब्द जेनोस से बना है, जिसका अर्थ है स्ट्रेंजर, इसलिए इसे स्ट्रेंजर के नाम से जानते हो आप। XE जो जेनॉन नोबल गैस से आता है ये। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर देख सकते हो 1 तो 29 का बी करेक्ट किया है, 73% ने, 11 ने छोड़ दिया है। बेकिंग सोडा क्या है, यानी इसका फॉर्मूला आपको पूछा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है
जो बेकिंग सोडा है यानी उपयोग बेकिंग उत्पाद जैसे केक कुकीज आदि में किया जाता है NaHCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O जल के 10 अणु धावन सोडा का फॉर्मूला बहुत बार पूछा था जल के कितने अणु इसमें धावन सोडा में 10 अणु होते हैं जल के। अब अगला सवाल देखते हैं बाकी 130 का है वो 90% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। रेडियोधर्मिता के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण अब ये हैं GM जो उपकरण हैं उन्हीं GM काउंटर है। GM का मतलब है गाइगर मूलर जो गाइगर मूलर काउंटर है एक उपकरण जिसका उपयोग सभी प्रकार के विकिरण का पता लगाने उन्हें मापने के लिए किया जाता है जैसे अल्फा बीटा गामा विकिरण है जो रेडियोधर्मिता है वो सभी विकिरण उनके मापन के लिए GM काउंटर का उपयोग किया जाता है। और मूल रूप से इसमें एक गैस से घिरा हुआ इलेक्ट्रोड है उसकी पैर होता है जोड़ी होती है इलेक्ट्रोड में उच्च वोल्टेज होता है उपयोग है वो जैसे उपयोग पर आए हैं वो गैस हीलियम वो इस GM जो गाइगर मूलर उपकरण है उसमें गैस हीलियम या ऑर्गन है वो प्रयुक्त होती हैं। अब ये 132 का डी सही किया है 50%। थोड़ा टफ सवाल था तो कम स्टूडेंट ने इसको सही किया। आपकी क्या स्थिति यहाँ से पता लगाइएगा। 13% ने स्किप किया है और बाकी ने रॉन्ग किया है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है ड्राई आइस। अब शुष्क बर्फ जैसे आइस क्या होती है जल है वो यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो वो क्या बर्फ बन जाएगी। तो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ड्राई आइस तो बर्फ होती है लेकिन शुष्क बर्फ ड्राई आइस है वो ठोस जो CO2 है वो रहती है। तो सही उत्तर आपका CO2 हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है तो ठोस CO2। अब इसका टेम्परेचर कितना होता है ये सवाल यदि पूछ लें कि जो ठोस CO2 है जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं वो किस तापमान पर एकदम वैसे CO2 गैस है लेकिन एक निश्चित तापमान से कम हो जाएगी तो वो किस अवस्था में ठोस में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे आप शुष्क बर्फ कह रहे हो। बर्फ की भांति आपको दिखेगी -78 जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है -78.5 या फिर -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर ये आपको कैसी लगेगी बर्फ़ की भांति लगेगी। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ का नाम मिला क्योंकि ये सामान्य बर्फ़ की तरह ही दिखती है लेकिन इसके गुणों में अंतर जरूर होता है। जैसे कि इसका उपयोग आप कहेंगे तो शरद के रूप में किया जाता है और आप इसे गर्म करेंगे ना लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है बर्फ़ तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन ये सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाती है क्योंकि ये गैस है। अब आवर्त सारणी आप 133 का देखेंगे तो डी है 22% ने किया है। आवर्त सारणी की समूह 17 को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जिसमें ग्रुप 17 है वो हेलोजन एलिमेंट यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये वाले एलिमेंट। अब आप कहेंगे निक्टोजन कौन सा ग्रुप है चैल्कोजन कौन सा ग्रुप है। तो निक्टोजन की बात करेंगे जो निक्टोजन यानी निक्टोजन की जो स्पेलिंग रहती है ना वो P से स्टार्ट होती है याद रखिएगा। P जो साइलेंट है PNICTOGN है जिसमें आपके एलिमेंट N ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप आप कहेंगे जो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार जैसे नाइट्रोजन फॉस्फेरस तो NPS ये वाला जो ग्रुप है निक्टोजन ग्रुप है नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। यहाँ पर कहें तो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट 15 वाले हैं निक्टोजन 16 वाले हैं चैल्कोजन। अब चैल्कोजन में जो ऑक्सीजन ग्रुप आप कहते हैं ऑक्सीजन सल्फर ये वाला OS तो ये ग्रुप 16 इसे चैल्कोजन 15 को निक्टोजन कहते हैं 17 को हेलोजन 18 का जो नोबल गैसेज है। तो 134 का सही आंसर हेलोजन हो जाएगा जो कि 70वां ग्रुप है और इसको 48% कैंडिडेट ने करेक्ट। मोती की रासायनिक संरचना आपको पूछी है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। मोती है कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे कि इसके अन्य जो जैसे पूछ लें चौक का रासायनिक फॉर्मूला चौक में भी यही है फॉर्मूला संगमरमर भी यही है चूना पत्थर भी यही है और मोती वगैरह इसमें भी यही रासायनिक यौगिक रहता है जिसका सूत्र है CaCO3। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं बात करूं कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट है वो जिप्सम में प्रयुक्त होता है। जिप्सम का आपने फॉर्मूला देखा होगा वैसे जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है ठीक है। अब कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है ये आपको ज़रूर याद रखना है। जिप्सम जिसका उपयोग मुख्य रूप से जो प्लास्टर है खिलौना है ब्लैक बोर्ड इस प्रकार बनाने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक संगमरमर ये सभी इसके फॉर्मूले रहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो CaC2 रहता है गहरे भूरे रंग का ये एक ठोस रासायनिक यौगिक है और ये अघुलनशील रहता है। मिट्टी के तेल में भंगुर रहता है ये
और बात करूं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। CaCl2 तेजी से जो सख्त सीमेंट का प्रमुख अतिरिक्त घटक रहता है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण का जो एक आप कोई भी बीच में से नमूना उठाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके यौगिक में जितने भी मिक्सर हैं वो समान अनुपात में है। यहाँ से भी आप पूरा विलेन है, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, सभी में एक प्रकार का अनुपात आपको देखने को मिलेगा यौगिकों का। तो वो सजातीय मिश्रण, जैसे कि इनमें आप ऑप्शन में देखेंगे विकल्प डी करेक्ट है, पानी में शक्कर है, वो सजातीय मिश्रण है। आयनिक यौगिक घुलनशील है, आयनिक यौगिक घुलनशील है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में क्या है, घुलनशील। आयनिक यौगिक है वो ध्रुवीय विलायक में क्या घुलनशील है, और अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील है आयनिक यौगिक। अब ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो एक ध्रुवीय विलायक क्या होता है, विलेय अणुओं के विभिन्न भागों पर इस प्रकार खींचते हुए विद्युत जो आवेश है उसके द्वारा विलेय को घोल देता है, वो ध्रुवीय विलायक हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एल्यूमिनियम नमक कौन सा है। रक्त स्राव को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग आप यहाँ पर देखेंगे, पोटास एलम है जो फिटकरी का रासायनिक नाम है, पोटास एलम। अब पोटास फिटकरी या फिर पोटास और एल्यूमिनियम के दोगुने सल्फेट का एक संयोजन जिसका फॉर्मूला इस प्रकार है, आप कहेंगे Al एल्यूमिनियम और पोटेशियम, फिर यहाँ पर सल्फेट हो जाएगा SO4 का होल ट्वाइस। इसमें जल के अणु की बात करें तो 12 H2O अणु हैं, ये इसका आप कहेंगे फिटकरी का या फिर पोटास एलम का फॉर्मूला है, और इससे एस्ट्रीजेंट के रूप में भी जाना जाता है। और जो से अपन शेविंग वगैरह करते हैं तो शेविंग के बाद जो उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है, जो सतही घाव है वो रक्त स्राव को ये समाप्त कर देता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 138 का, जो 96% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। आवर्त सारणी के लोहा और निकल पाया जाता है, आवर्त सारणी के कौन सी और लोहा और निकल, लोहा है, निकल है, धातुएं हैं, तो जो आप देखेंगे आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसमें धातुएं रहती हैं, तो ये मध्य में है, आप देखेंगे लोहा वगैरह, तो आवर्त सारणी के ये मध्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है 139 का। जो आयरन है, लोहा है, परमाणु क्रमांक 26, निकल का 28 होता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं 140वां, एक तत्व X जिसमें Z परमाणु क्रमांक का मान 17 है और द्रव्यमान संख्या 37 के बराबर है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, Z परमाणु क्रमांक वो न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो न्यूट्रॉन इसमें दे रखा है 17, न्यूट्रॉन 17 है, द्रव्यमान संख्या ये है 37। तो आपको पूछा है इसके नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, सॉरी ये प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, जो द्रव्यमान में से यदि आप प्रोटॉन को माइनस करेंगे, यानी ए माइनस जो परमाणु क्रमांक करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे। तो ए है यहाँ पर 37 माइनस 17 यानी 20 न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थ जैसे नमी, अम्ल इत्यादि के द्वारा हमला किया जाता है। धातु पर नमी, एसिड, जल वगैरह इनका हमला होता है, जलवाष्प वगैरह, तो वहाँ पर क्या है, जंग लग जाती है, संक्षारण होना स्टार्ट हो जाता है। 141 का बी करेक्ट है, संक्षारण। 71% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। एक रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस, रेडियोधर्मी और बहुत दुर्लभ है, तो ये गैस कौन सी है, रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस, इनमें से रेडॉन हो जाएगी। 142 का विकल्प डी करेक्ट है। जब रेडॉन की बात करते हैं, रेडॉन परमाणु क्रमांक कितना है, 86, रेडॉन का याद रखिएगा 86, 222 86 है, 86 इसका परमाणु क्रमांक है। और यहाँ पर जो रेडॉन है वो क्या है, जैसे मैं रेडियोधर्मिता की बात करूं तो इसमें क्षय होता रहता है, जो रेडियोधर्मी क्षय कहेंगे, जिसमें 3 प्रकार के क्षय प्रकृति में है, अल्फा, बीटा और गामा क्षय है। तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें क्षय होता है। रेडॉन 222 Rn, रेडियम होता है 226, जो 88 परमाणु क्रमांक वो रेडियम का ही, दोनों ही क्षय उत्पाद है, इनका क्षय होता है, लेकिन यहाँ पर रेडॉन विकल्प में है। 26 Fe56, ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। 26 यानी इसका परमाणु क्रमांक यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 26 है। और ये 56 क्या है, 56 इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर कितनी है, 56 है। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में से आप प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक माइनस करेंगे तो वहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। तो 143 का सी यानी 30, 56 में से 26 के पीछे रहे 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांस्य, तांबे और किसका मिश्र धातु है। कांस्य की बात हुई तो कांसा रहता है वो तांबे और
टिन का मिश्रण होता है। किसका? तांबे और टिन का। अब इसमें तांबा जो कंपोजिशन है ना वो भी पता होना चाहिए। 90% तांबा है, टिन है आपका 10%, तो वो बन जाएगा आपका कांस्य बन जाएगा। अन्य प्रमुख में यहाँ पर मिश्र धातु की बात करूँ जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, एक पीतल का पूछा जाता है। ठीक है, पीतल में कॉपर और जिंक होता है। कॉपर जिसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है, वो है पीतल। यहाँ पर सोल्डर की बात करूँ, सोल्डर जो मिश्र धातु है जहाँ से भी अक्सर, अब सोल्डर और फ्यूज वायर दोनों का बता देता हूँ, कंफ्यूज होते हैं बहुत बार स्टूडेंट। अब सोल्डर और फ्यूज वायर में कंपोजिशन परसेंटेज में अलग अलग है, बाकी धातुएं समान हैं। जैसे सोल्डर मिश्र धातु है वो किससे बनी होती है? सोल्डर आप कहेंगे लेड से और टिन से। ठीक है, और ये जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर भी सीसा जो लेड है और टिन है वो फ्यूज वायर भी है, लेकिन सोल्डर में परसेंटेज रहता है जो लेड का वो 68% है और टिन का है वो 32% है। अब फ्यूज वायर में लेड और टिन का परसेंटेज जो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, सीसा है 37, यहाँ पर अलग अलग है, और टिन है वो बचा हुआ 63। तो 37 और 63 है फ्यूज वायर में, 68 और 32 है सोल्डर में। ये अलग अलग याद जरूर रखिएगा। बात करूं गन मेटल की, गन मेटल से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। अब गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल है 90%, तो उसमें कॉपर ही होता है गन मेटल में। बाकी उसमें जैसे टिन होता है 8% है और जिंक होता है, तो तांबा, जिंक और टिन होता है, ये आपके गन मेटल में होता है। स्टेनलेस स्टील का भी एग्जाम में आ जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन के साथ कार्बन तो होता ही होता है जो स्टील में होता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्रोमियम, निकल ये होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमियम और निकल भी होता है। इसमें स्टेनलेस स्टील में जर्मन सिल्वर का आता है तो निकल, कॉपर और जिंक होता है। निकल, कॉपर, जिंक जर्मन सिल्वर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एलपीजी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी के निर्माण में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। इससे पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अन्य धातु के साथ पारा के विलयन को क्या कहते हैं? अमलगम की बात हो रही है। अमलगम है जो एलॉय रहता है, अमलगम किसका? मरकरी का मिश्र धातु अन्य धातु के साथ, अन्य धातु के साथ मरकरी का जो मिश्र धातु है उन्हें अमलगम कहेंगे आप। अमलगम यानी पारद धातु मिश्रण। 146 का सी करेक्ट है। पारद धातु मिश्रण से आगे एक सवाल भी आएगा, वो बताऊंगा। उससे पहले कुछ अन्य इंपॉर्टेंट सवाल जान लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर, अक्रिय गैसों की परमाणुकता, यानी अक्रिय गैस अन्य कितने अन्य परमाणु से जुड़ी रहेगी? अक्रिय गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती, अक्रिय है तो एक ही परमाणुकता हो जाएगी। जैसे सल्फर की बहुत बार परमाणुकता से पूछा जाता है, S8 है, फॉस्फोरस की 4 है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 147 का एक करेक्ट है। निम्न में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? घनत्व इनमें से सबसे कम आप देखेंगे तो बुध, यानी ये मरकरी की बात हो रही है। ठीक है, मरकरी जो पारा, तो पेट्रोल का घनत्व तो यहाँ पर सबसे कम होता है, इसलिए पेट्रोल जल के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो कम है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है? यहाँ पर पूछ लिया है पारद मिश्रण यानी अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम यानी जो मरकरी है ऐसा मिश्रण मरकरी का अन्य धातु के साथ अमलगम है। अब कौन सी धातुएं हैं मरकरी के साथ मिश्रण बनाती नहीं है, अमलगम नहीं बनाता है? तो अन्य धातु के साथ पारा के मिश्र धातु को जो पारद धातु मिश्रण आप कहेंगे, तो जो पारा के अनुपात पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो टंगस्टन है, प्लेटिनम है, आयरन है, ये ऐसे अपवाद है जो अमलगम नहीं बनाते। टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन, टेंटलम, तो ये कुछ इसमें से आप देखेंगे तो कौन सी पारद धातु है? तो लोहा है, आयरन है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, ये नहीं बनाते हैं। तो लोहा इनमें से एक विकल्प है। 149 का डी करेक्ट किए। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी आप कहेंगे ऊष्मा शेपी रिएक्शन यहाँ पर बनती है। ऊष्मा ग्रहण में शोषी है, शेपी है। इजी सवाल। 150 का बी करेक्ट। कौन सा अम्ल सिरके का मुख्य घटक है? अब सिरका है वो एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड का अन्य नाम है एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड है, तो ये इसका हो जाएगा सिरका। एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल होता है। टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, मैलिक सेब में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मानव अमाशय में रहता है, एक तरीके से आप कहेंगे। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो काफ़ी बार आता है चींटी में। एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण, बेंजीन अणु की संरचना जिसमें 6 कार्बन कुछ इस टाइप से रिंग होती है, तो ये
आपको एंगल पूछा तो 120 डिग्री का होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य एंगल 120 डिग्री का है। बेंजीन में जो समान षटभुज का एक आकार होता है। बेंजीन कच्चे तेल में पाया जाता है। गैसोलीन का एक प्रमुख हिस्सा रहता है बेंजीन। अंगूठी के आकार में ये हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े रहते हैं। इसमें कार्बन 6 कार्बन परमाणु। अगला सवाल लिखते हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। विद्युत धारा की भी और ऊष्मा की भी, दोनों की कुचालक होती हैं आपके अधातुएं। तो यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट है 153 का। नेक्स्ट सवाल है 154, खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से कौन सी दो गैसों का मिश्रण। खाना पकाने वाली गैस होती कौन सी है? एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण मैंने बताया ये एलपीजी होता है। सीएनजी में मुख्य घटक क्या रहता है ये भी बता दूं साथ साथ, एग्जाम में आता है मीथेन। मेथेन है, सीएनजी मेथेन भी है, एथेन भी आप कहेंगे कुछ परसेंटेज। तो मेथेन, एथेन, सीएनजी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हैं, ये जो सीएनजी है एलपीजी के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान रखना है। और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। गंधहीन होती है, आपको पता है एलपीजी, लेकिन इसमें एथिल मरकप्टेन मिलाया जाता है ताकि लीक का पता चल जाए, जो सिलेंडर है उससे लीक हो रही है या फिर नहीं हो रही है एलपीजी कैसे पता करेंगे। तो उसमें गंध के लिए एथिल मरकप्टेन की यहाँ पर आपको बदबू सी आती है, जो एथिल मरकप्टेन है वो। अगला सवाल, कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा का किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो विकिरण है बाह्य विकिरण वो हो जाएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का रेडियोथेरेपी जो होती है उसमें उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति। परमाणु सिद्धांत जो प्रथम व्यक्ति है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम है तो जॉन बोल्टन का नाम आता है। जे थॉमसन कौन है? इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक उपकण है उसकी खोज की है। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। रदरफोर्ड ने क्या पाया कि परमाणु रिक्त स्थान से बना है जिसमें एक निश्चित सकारात्मक चार्ज वाला नाभिक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके पूर्वानुमान पथ रहता है चारों और उसके इलेक्ट्रॉन उसमें परिक्रमा करते रहते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया था। तो इसमें से आपका जॉन डाल्टन। इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कार के ईंधन में मीथेन, ब्यूटेन, एथेन है, ये तो गैसें हैं। इसका उपयोग क्या करेंगे? पेट्रोल के साथ इथेनॉल का, एल्कोहल जो इथेनॉल है उसका उपयोग किया जाता है। किसमें? कच्चे तेल के उत्सर्जन को कम करने और खपत कम करने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल के साथ क्या है? मिलाया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं उसमें आप एथेनॉल मिलाएंगे C2H5OH जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनेगा? तो वहाँ पर उत्सर्जन होगा CO2 और जल वाष्प का। इस प्रकार आपको जब एथेनॉल है वो मिक्स करेंगे तो वो यहाँ पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऊष्मा भी निकलेगी इसमें। साथ साथ इथेनॉल दहन होता है क्योंकि यहाँ पर जो जल छोड़ता है CO2 छोड़ता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, लेवल 3 के सवाल यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं। 249 तक जो फाइनल केमिस्ट्री के सवाल एंड होंगे। 158 से 258 तक लेवल 3 यानी कुछ टफ लेवल यहाँ पर देखने को सवाल मिलेंगे आपको। इससे पहले लेवल 2 और लेवल 1 के सवाल आपने देखे थे। तो ये क्वेश्चन हैं किस टाइप के हैं, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं। तो 157 का बी यहाँ पर 82% कैंडिडेट ने किया है और 158 है डोबे राइनर का जो ट्राइड है, जो तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किया था डोबे राइनर ने, तो इन्होंने ट्राइड दिए थे। अब ट्राइड में इनका क्या कहना था, जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के रूप में, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। तो इन्होंने क्या पाया, ये 3 तत्वों का त्रिक दे दिया। पहले और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है ना, इनका आप औसत निकालेंगे। औसत का मतलब इनका परमाणु द्रव्यमान योग करके भाग 2 करेंगे, 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो 46/2 यानी 23 मिल जाएगा। जो ये औसत निकलता है प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का, वो बीच वाले तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान उसके तुल्य होता है। ये इनका एक ट्राइड नियम दिया था, डोबे राइनर ने दिया था, याद रखना है। तो इस प्रकार इन्होंने काफ़ी ट्राइड दिए थे। एक तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का दिया था। इस प्रकार उन्होंने कैल्शियम का वाला भी दिया था, जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये भी इन्होंने दिया था। और क्लोरीन का दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इस प्रकार इन्होंने जो फास्फोरस वाला भी एक ट्राइड है, फास्फोरस और एंटीमनी है। तो पहले और तीसरे, तो बीच वाला एलिमेंट कौन सा है? तो बीच वाला याद रखना है वो आर्सेनिक है। 158 का डी करेक्ट है, आर्सेनिक है वो बीच वाला एलिमेंट है। क्योंकि जो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कुछ 31 के आसपास रहता है, एंटीमनी का 121 के आसपास रहता है। इनको ऐड करेंगे तो कुछ क्षेत्र है जो एंटीमनी का यहाँ पर 75 पॉइंट कुछ समथिंग एंटीमनी का रहता है।
आर्सेनिक का रहता है, जो परमाणु द्रव्यमान बीच वाले के तुल्य है, तो ये ट्राइड बन जाएगा आर्सेनिक 158D। दो रेडियोधर्मी पदार्थों के द्रव्यमान समान है, उनका जो आधा जीवन यानी हाफ टाइम पीरियड है, अर्धकाल है, वो 1 और 2 वर्ष है, दोनों का अलग अलग है। तो 6 साल बाद उनकी गतिविधियों का, एक्टिविटी का रेशियो आपको पूछा है। थोड़ा टफ सवाल बनता है, यदि आपके साइंस ले रखे है 12th 11th 12th में, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बाकी इसको आप थोड़ा याद ही कीजिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम करता है सवाल। इस प्रकार के सवाल में काफ़ी बार यहाँ पर 4 साल भी दे रखा है, तो इन दोनों का आंसर 1:4 ही देता है। ये रेशियो आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है 159 का, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये जो सवाल है इनिशियल लेकर हल करना पड़ता है। एक रासायनिक प्रक्रिया, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और दहन ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये दहन है। दहन में O2 से रिएक्शन होती है, जिसमें ऊष्मा और कुछ प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये रिएक्शन दहन कहलाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एल्कीन की समजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य कौन सा है। अब समजातीय श्रृंखला का क्या मतलब है, इसमें जो क्रियात्मक समूह है ना वो चेंज नहीं होता है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेंज होंगे तो अंतर रहेगा वो CH2 का रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो समजातीय सीरीज है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जैसे मैं बता दूं CH4 है, ये एल्केन है। अब एक दे दूं C2H6 है, समजातीय सीरीज है। जो क्रियात्मक ग्रुप जैसे इसको जोड़ ही देते हैं, इस प्रकार जैसे CH3CH2OH कर दिया, एक बार मैंने CH3CH2CH2OH कर दिया। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, ये सेम है एल्कोहल का, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन है बढ़ गया, यानी एक CH2 का अंतर आ गया। तो ये कैसी है, समजातीय सीरीज है, क्रियात्मक समूह चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है वो एक्स्ट्रा रहेगा। इस प्रकार आप और भी बढ़ा सकते हो, तो ये समजातीय श्रेणी हो जाएगी। तो आपको पूछा एल्कीन के समजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य। अब एल्कीन है, कीन यानी डबल बॉन्ड है, किन के मध्य, कार्बन के मध्य है। एक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के साथ होगा, 2 कार्बन है, इसका मतलब मिथेन तो होगा नहीं है, तो होगा एथीन होगा। क्या होगा, मैथीन, एथीन। यहाँ पर एथीन में डबल कार्बन यानी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इस प्रकार ये समजातीय सीरीज का पहला सदस्य एल्कीन का जो फॉर्मूला रहता है वो CnH2n रहता है। एल्केन का CnH2n+2 रहता है, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें -2 रहता है। एल्कीन का पूछा डबल बॉन्ड कब आएगा, कार्बन और कार्बन 2 तो मिनिमम चाहिए, तो पहला सदस्य हो जाएगा एथीन, उसके बाद आपकी प्रोपीन, ब्यूटीन। ये नेक्स्ट वाला यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, म्यूरेटिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में म्यूरेटिक एसिड फॉर्मिक एसिड हैं, जो कि चींटी के डंक में होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे सैलिसिलिक एसिड है, एक एंटीसेप्टिक गुण वाला है, एस्प्रिन को बनाने में काम आता है ये। और जो एसिटोएसिक ये वाला एसिड है, एसिटिक एसिड है, जैसे मधुमेह के रोगियों का मूत्र है ना, उसमें ये अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट सवाल है, सार्वत्रिक गैस नियतांक R है, ये दिए गए किसका गुणधर्म है। जो सार्वत्रिक गैस नियतांक आपको इनर्ट गैस वाला आदर्श गैस वाला फॉर्मूला है उसमें देखने को मिलता है। आदर्श गैस का जो समीकरण है वो PV = nRT, सभी को पता है। R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू आप जूल में निकालेंगे तो वो होगी R = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये है इसकी वैल्यू R की, जो कि आदर्श गैस समीकरण में आपको देखने को मिलता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड दोबारा आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेक्ट है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान अवक्षेप के रूप में यहाँ पर जम जाता है, वो है NaCl AgNO3 वाली रिएक्शन, जो यहाँ पर आपको देख रही है। NaCl साथ में AgNO3, तो NaCl के साथ में आप AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की, तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा, यानी AgCl प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ आपको एक और प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट Na
NO3। तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में AgCl है वो अवक्षेप के रूप में जम रहा है, तो अवक्षेपण रिएक्शन ये हो जाएगी आपकी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl और AgNO3 AgCl NaNO3 बनाती हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर तत्व। अब पृथ्वी की बात हो रही ना कि यूनिवर्स की हो रही है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे प्रचुर तत्व हैं वो दोस्तों हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सही है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, जो कितने फीसदी है पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, तो ऑक्सीजन पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग यहाँ पर आपको 47%, वैसे 46.60% ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकन का नंबर आता है 27% के आसपास सिलिकन है सेकंड स्थान पर। सिलिकन के बाद थर्ड स्थान पर आपके एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम कुछ 8%, फिर आयरन आ जाता है 5% के आसपास। ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर जो एलिमेंट्स हैं उनका सही आपको क्रम पूछे तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बाद सिलिकन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन। यूनिवर्स की बात करूँ, ब्रह्मांड की बात करूँ, तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हैं वो है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग 74% हो ही जाता है, यानी 73.94 है। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम है 24, हीलियम के बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में कार्बन है। ये पूरे यूनिवर्स में है। बाकी अगर अगला सवाल है गैसेस की बात करेंगे। अगला सवाल में सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। सामान्य जो वेल्डिंग प्रक्रिया है ना उसमें जो गैस उपयोग की जाती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। 167 का डी करेक्ट है, 72% कैंडिडेट ने किया है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन है ये सामान्य वेल्डिंग जो गैस वेल्डिंग के दौरान उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें जो ईंधन गैस है, ईंधन गैस ऑक्सीजन एसिटिलीन जो ईंधन गैस है वो ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ क्या है एक गर्म ज्वाला के द्वारा धातुओं को पिघला देती है, उनको फिर जोड़ देती है। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग होती हैं, जैसे एक आपकी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है जिसमें ऑर्गन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए सही है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है 168 का। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, अभिकारकों से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट होना। इसके लिए रासायनिक आबंध है, बॉन्ड वो बनेंगे और टूटेंगे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंध को तोड़ना और बनाना शामिल रहता है। विकल्प सी करेक्ट है 168 का, जो कि 56% कैंडिडेट ने किया। सल्फर शोवर से क्या अभिप्राय है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सल्फर शोवर यानी जो वसंत है, वसंत ऋतु है उसमें शंकुधारी वृक्ष हैं जैसे कि देवदार है। तो जो शंकुधारी वृक्ष हैं वो पौधे हैं, उनसे नीले जो पीले पराग हैं उनकी बौछार। तो यहाँ पर वसंत में शंकुधारी वृक्षों या पौधों से पीले परागों की बौछार ही क्या है, सल्फर शॉवर हो जाएगी। अगले सवाल, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं क्योंकि उनका क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है, 170 का बी करेक्ट है, क्षरण हो रहा है जिसकी वजह से मौजूद जो वातावरण में नमी है उनसे रिएक्शन हो जाती है, धातुओं को उनके अवांछनीय यौगिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एक तरीके से हरा दिखता है। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसके विलयन की आवश्यकता है, प्रोटीन का पता करना है उसके लिए आपको कौन सा विलयन चाहिए। तो प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन का उपयोग, किसका, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन का उपयोग किया जाता है। ये जो परीक्षण कहलाता है बायूरेट परीक्षण आप इसे कह सकते हो। कौन सा, ये हो जाएगा आपके बायूरेट जो परीक्षण है जिसमें प्रोटीन जो खाद्य पदार्थ उसमें प्रोटीन की उपस्थिति के लिए बायूरेट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, प्रोटीन की उपस्थिति के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। जो इस सवाल का सही आंसर किया 171 का वो 78% कैंडिडेट ने किया है। 172 है, सारिका ने अशुद्ध जल एक बोतल में लिया और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये विद्युत का चालन करता है या फिर नहीं। तो वह क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए जो डिस्टिल वाटर अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल का मतलब क्या है, विद्युत का वो कुचालक है। तो ये पता लगा रही है कि विद्युत का चालन करता है नहीं करना है। तो उनको पता लगा कि ये विद्युत का कुचालक है, अशुद्ध जल है विद्युत का कुचालक है। अब जल में घुलने वाले अधिकांश अम्ल, क्षार, लवण है ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये याद रखना। मानव शरीर में तत्वों की प्रचुरता के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। मानव शरीर में तत्वों की प्रचुरता, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन के बाद मानव शरीर में कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो ये जैसे इसमें परसेंटेज भी बताऊं तो 65% के आसपास कुछ ऑक्सीजन है, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 3 है। ये मानव शरीर में याद रखिएगा, विकल्प बी करेक्ट 173 का। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर,
पायस एक किस रूप में जाना जाता है? पायस है तो लिक्विड की बात हो रही है कहीं ना कहीं। पायस दो तरल पदार्थों को मिलकर बनाया गया मिश्रण है जो सामान्य रूप से मिश्रित नहीं होते। ऐसे दो तरल पदार्थों को कोलाइडल घोल भी आप कह सकते हो। तो पायस है एक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर दो तरल पदार्थों का कोलाइडल घोल, विकल्प डी करेक्ट है 174 का। किसने पहली बार पाया कि हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण हैं? तो वही आपके हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जो कि न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, जो 7 तत्वों के बाद 8वें तत्व में उन्होंने समानता देखी थी। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने वाले पदार्थों को किसके रूप में जाना जाता है? जो कैटलिस्ट है उसकी सक्रियता को कम कर रहे हैं उसे पॉइजन्स कहेंगे, विष कहेंगे। इसे एंटी कैटलिस्ट भी बोला जाता है। एंटी कैटलिस्ट है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जैसे कि मैं बात करूं, विष जो पॉइजन्स है, उत्प्रेरक की विष, आप जो कैटलिस्ट पॉइजन्स है, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उसकी उपस्थिति है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या है? कम कर देती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट गैस कौन सी है? वैसे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी रहती है? नाइट्रोजन 78%। लेकिन जो नोबल गैस है उनका पूछा तो वो ऑर्गन आती है जो तीसरी है। ओवरऑल में वायुमंडल की बात करूँ पृथ्वी के, नाइट्रोजन 78 है और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। फिर तीसरे नंबर पर ऑर्गन आ ही जाती हैं जो कि उत्कृष्ट गैस में पहले है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस का पूछा है, न कि पूरी समग्र रचना का पूछा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित परमाणु को बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको व्यवस्थित करें उससे पहले पीरियोडिक टेबल में जो गुण रहते हैं परमाणु त्रिज्या के रेफरेंस में, जैसे आवर्त सारणी में आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस प्रकार, तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है समूह में, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है कार्बन, कार्बन जैसे ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 14 के बाद 15 आता है। 15 में कौन से हैं? जो नाइट्रोजन वाला एलिमेंट है जो यहाँ पर है नहीं। 15 के बाद 16 आ जाएगा। 16 में ऑक्सीजन वाला एलिमेंट है तो ये ऑक्सीजन वाले 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 17 आता है जो फ्लोरीन क्लोरीन वाले 17 हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही 17 में। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, जैसे कि परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी 14 की बजाय 16 की परमाणु त्रिज्या कम है, 16 से भी कम 17 की है। तो सबसे कम यहाँ पर किसकी है? परमाणु बढ़ते हुए, यानी सबसे कम पहले लेना है तो आपको एफ तो पहले लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लेंगे? एफ के बाद फिर आवर्त में देखेंगे 16 वाला, तो एफ के बाद ओ लेंगे, ओ के बाद आप 14 वाला सी लेंगे, फिर नेक्स्ट बचा हुआ सीएल, क्योंकि सीएल है फ्लोरीन के नीचे है, एक कोष की संख्या बढ़ गई है तो परमाणु त्रिज्या इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको एडजस्ट करना है। कार्बनिक रसायन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कार्बनिक रसायन का जनक पूछा है, ठीक है, फ्रेडरिक वोहलर हो जाएगा। कार्बनिक रसायन का पूछा है तो फ्रेडरिक वोहलर आपका करेक्ट आंसर है। अदर में जैसे कार्बनिक रसायन के तो फ्रेडरिक वोहलर है, लेकिन भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आपको पूछे तो प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे, भारतीय रसायन के पीसी रे हैं। और ये है पूरा आपके आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। कौन है? जो एंटोनियो लेवेजियर है, आपके आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए कौन से रसायन? टूथपेस्ट को सफ़ेद यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर 180 का सी करेक्ट है, जो कि 88% कैंडिडेट ने किया है। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है, तेल और वसा युक्त भोजन, तो क्या हो जाता है? किसकी प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में बदलाव होते हैं? बासी होने के कारण, ठीक है। 181 का सी करेक्ट है, बासी हो जाता है जब तेल और वसा युक्त भोजन आप अधिक समय तक खुले में रखेंगे उस केस में। बाकी मैं बात करूं कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन सामग्री का यदि नहीं है उसमें तो बाष्पीकरण को आप रोक भी सकते हो। तो ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकरण को धीमा करने के लिए आप वायुरोधी कंटेनर में रख सकते हो, तो वो बाष्पीकरण उसका धीरे होगा। अगला सवाल यहाँ पर, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के नीचे रखा जाता है तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के नीचे, यानी AgCl है और सूर्य का प्रकाश दे दिया, मतलब आपको Ag अलग देखने को मिलेगा, Cl2 गैस अलग देखने को मिलेगी। तो चांदी धातु और क्लोरीन गैस बनते हैं। 182 का ए करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? छठे में 32, सातवें में 32, ये याद रखना है। छठा और सातवां कितना है? 32। पूरा मैं बता दूं, जो 7 आवर्त रहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो अब आप देखेंगे पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा और जो तीसरा आवर्त रहता है उसमें 8 एलिमेंट, चौथा और पांचवा आवर्त है उसमें 18 एलिमेंट है, छठे और सातवें में है 32 एलिमेंट। आपको सातवां या छठा पूछे तो 32 हो जाएगा। पनीर किसका एक कोलाइड का, किस प्रकार कोलाइड का उदाहरण है? पनीर की बात हुई तो इजी सवाल है, ठोस है और फिर इसमें दरो है, तो 184 का एक करेक्ट हो जाएगा, ठोस में दरो। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखे कुल 184 तक केमिस्ट्री के सवाल कंप्लीट हुए हैं। इस प्रकार एक और पार्ट आएगा जिसमें आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे 250 तक जो केमिस्ट्री के सवाल हैं। तो उस पार्ट नंबर 12 में आप अपन मिलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। बाकी 4000 क्वेश्चन जो स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है, वेरियस एग्जाम में रिपीट होने वाले सवाल हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट सहित स्मार्ट बुक है, आप अमेजन से बाई कर सकते हो। बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टीटीज के कूपन कोड यूज़ करके आप टेक्स्ट बुक पर अभी जो 12 के बजाय 18 मन टेक्स्ट बुक पास मिल रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।